नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम अमेरिकन लिटरेचर के एक सबसे महान और कॉम्प्लेक्स नॉवल द स्कारलेट लेटर को डीपली एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर आपने इस बुक के बारे में पहले कभी नहीं सुना है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको इसके हर एक एस्पेक्ट के थ्रू बिल्कुल बेसिक से गाइड करूंगा। सबसे पहले किसी भी बुक की आत्मा को समझने के लिए उसके राइटर और उस जमाने को समझना बहुत जरूरी होता है। तो शुरू करते हैं द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑथर एंड द टेक्स्ट के साथ। इस नॉवल को नाथलीन हॉथॉर्न ने लिखा था, जो 1804 में मैसेच्यूसेट्स में पैदा हुए थे। हॉथॉर्न का अपना फैमिली बैकग्राउंड एकदम डार्क और इंटेंस था। उनके एंसेस्टर्स प्योरिटन्स थे, जो अपने बहुत ही स्ट्रिक्ट रिलीजियस बिलीव्स के लिए जाने जाते थे। उनके परदादा विलियम हॉथॉर्न क्वेकर्स के खिलाफ बहुत क्रूअल थे और उन्हें पब्लिक में बुरी तरीके से सजा देते थे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जॉन हॉथॉर्न 1692 के फेमस सेलेम विच ट्रायल्स में एक लीडिंग जज थे। जॉन हॉथॉर्न ने विच क्राफ्ट के शक में बहुत सी बेगुनाह औरतों को मौत की सजा सुनाई। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि वो अकेले ऐसे जज थे जिन्होंने अपनी गलतियों के लिए जिंदगी भर कभी माफी नहीं मांगी या फिर पछतावा नहीं किया। नाथनील अपने इन एंसेस्टर्स के कामों की वजह से इतने शर्मिंदा और गिल्टी फील करते थे कि उन्होंने अपने लास्ट नेम हॉथॉर्न में एक डब्ल्यू ऐड करवा लिया, ताकि वो अपने खानदान के इस डार्क पास्ट से खुद को विजुअली और फोनेटिकली अलग कर सके। ये जो इनहेरिटेड गिल्ट और सिन का बर्डन उनके अंदर था, वही आगे चलकर द स्कारलेट लेटर का कोर थीम बन गया। अब आते हैं बुक लिखे जाने के इमीडिएट कंटेक्स्ट पर। हॉथॉर्न ने बचपन से ही बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस किए थे, क्योंकि उनके पिताजी की डेथ उनके बहुत छोटे होते हुए ही हो गई थी। पैसों की तंगी दूर करने के लिए उन्होंने सेलम कस्टम हाउस में एक गवर्नमेंट पोस्ट पर काम किया, पर 1849 में पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से उन्हें अचानक वहां से निकाल दिया गया। जॉब लॉस का ये सेटबैक उनके लिए एक्चुअली एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। कस्टम हाउस के डेली ब्यूरोक्रेटिक काम से आजाद होने के बाद और जॉब जाने के गुस्से को चैनल करते हुए उन्होंने अपना सारा फोकस इस मास्टरपीस को लिखने में लगा दिया। अब बात करते हैं टेक्स्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, यानी 17th सेंचुरी की मैसेच्यूसेट्स बे कॉलोनी की, जहां ये स्टोरी फिजिकली सेट है। ये नॉवल 1642 से 1649 के बीच बॉस्टन में सेट है, जब ये सेटलमेंट बिल्कुल नया था। उस वक्त वहां एक स्ट्रिक्ट प्योरिटन थियोक्रेसी थी। थियोक्रेसी का मतलब है कि सिविल लॉ और रिलीजियस रूल्स में वहां पर कोई फर्क नहीं था। एक पाप यानी कि सिन करना सिर्फ भगवान के खिलाफ नहीं, बल्कि स्टेट के खिलाफ एक लीगल क्राइम माना जाता था। प्योरिटन्स का यह मानना था कि वो गॉड के चुने हुए लोग हैं, द इलेक्ट, और उन्हें इस नई दुनिया में एक सिटी अपॉन अ हिल बनानी है, जो पूरी दुनिया के लिए प्योर क्रिश्चियन लिविंग की एक मिसाल हो। इसलिए वो लोग सोसाइटी में जरा भी डेविएशन, अकेलापन या फ्रीडम ऑफ थॉट को बर्दाश्त ही नहीं करते थे। उनकी डेली लाइफ और डिसिप्लिन इतनी स्ट्रिक्ट थी कि सबत यानी कि संडे को भी किसी भी तरह की फ्रिविलिटी, जोर से हंसना या यहां तक कि तेजी से चलना भी स्ट्रिक्टली उनको मना था। इसके लिए उन पर फाइन लगता था, क्योंकि उस नए एनवायरनमेंट में लोगों के पास लंबे टाइम तक क्रिमिनल्स को जेल में रखने के रिसोर्सेज नहीं थे। उनका जस्टिस सिस्टम पब्लिक शेमिंग पर बेस्ड था। गुनहगार को मार्केट के बीचों बीच स्काफोल्ड या फिर पिलरी पर खड़ा किया जाता था, ताकि पूरी सोसाइटी उन्हें जलील करे और बाकी लोग डर कर रूल्स को फॉलो करें। और दोस्तों, यही वो बेहद सख्त, जजमेंटल और अनफॉरगिविंग सोसाइटी है जहां हमारी कहानी की हीरोइन अपने सीक्रेट क्राइम की सजा भुगतने वाली है। ये था इस बुक और ऑथर का एक डीपली कनेक्टेड बैकग्राउंड, जो हमें समझने में मदद करता है कि ये कहानी कितनी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस मास्टरपीस के बिल्कुल शुरुआती हिस्से को अब हम डिकोड करेंगे, जिसका नाम है द कस्टम हाउस। अगर आप डायरेक्ट नॉवल पढ़ना शुरू करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हॉथॉर्न सीधे 17th सेंचुरी की डार्क स्टोरी में जंप नहीं करते। इसके बजाय वो एक फ्रेम स्टोरी या फिर प्रोलोग सेट करते हैं। चलिए इसे एक सीन की तरह इमेजिन करते हैं। हमारा नरेटर, जो कि क्लियरली हॉथॉर्न का एक फिक्शनलाइज्ड वर्जन है, सेलम कस्टम हाउस में काम कर रहा है। कस्टम हाउस एक ऐसी गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है जहां पोर्ट पर आने वाले फॉरेन गुड्स पर टैक्स कलेक्ट किया जाता है।
नरेटर हमें बताता है कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट कितना डल और बोरिंग है। उसके बाकी कोवर्कर्स एल्डरली लोग हैं जिन्हें ये जॉब अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से मिली है, और वो अपना पूरा दिन सोते हुए या पुरानी कहानियां सुनाते हुए बिता देते हैं। वहां कोई इंटेलेक्चुअल या फिर क्रिएटिव एनर्जी नहीं है। लेकिन एक दिन एक बारिश के मौसम में ये नरेटर टाइम पास करने के लिए बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर चला जाता है, जो कि काफी धूल और कोवेब से भरा हुआ है। एकदम अनयूज्ड एरिया है ये एक। वहां उसको एक मिस्टीरियस पैकेज मिलता है। ये पैकेज एक पुराने ऑफिसर सर्वेयर जॉनथन प्यू का था, जो करीब 100 साल पहले इस कस्टम हाउस में काम करता था। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। जब नरेटर उस पैकेज को खोलता है तो उसके अंदर से दो चीजें निकलती है। पहली चीज थी एक बहुत ही फाइनली एम्ब्रॉयडर्ड फेडेड रेड क्लॉथ, जो टाइम के साथ घिस चुका था और कीड़ों ने उसको थोड़ा सा खा लिया था। पर ध्यान से देखने पर वो एक कैपिटल लेटर ए के शेप में था। दूसरी चीज थी एक मैन्युस्क्रिप्ट जिसमें एक औरत हेस्टर प्रीन की लाइफ की डिटेल्ड हिस्टोरिकल अकाउंट लिखी हुई थी। यहाँ पर हॉथॉर्न एक बहुत ही ब्रिलियंट सुपर नेचुरल टच ऐड करते हैं। जब नरेटर मजे मजे में उस स्कारलेट लेटर ए को अपने सीने पर रखता है तो उसको अचानक से एक तेज बर्निंग हीट फील होती है, जैसे कि वो कपड़ा फिजिकल आग उगल रहा हो। ये मोमेंट हमें बताता है कि उस लेटर के पीछे का मॉरल वेट और सिन का बर्डन कितना पावरफुल है, जो सदियों बाद भी एक जिंदा आग की तरह महसूस होता है। ये जो प्रोलोग अभी हमने डिस्कस किया, द कस्टम हाउस, इसका मेन पर्पस क्या था? पहला पर्पस था 19th सेंचुरी के रीडर्स को 17th सेंचुरी के उस हार्श प्योरिटन एरा के साथ कनेक्ट करना। दूसरा, नरेटर हमें बताता है कि उसने सर्वेयर जॉनथन प्यू की दी हुई आउटलाइन को लेकर उसमें अपने खुद के साइकोलॉजिकल और इमोशनल कलर्स भरे ताकि एक बेहतरीन स्टोरी बन सके। हॉथॉर्न अपनी इस टेक्निक को एक रोमांस कहते हैं, एक ऐसी न्यूट्रल टेरिटरी जहां रियलिटी और इमेजिनेशन दोनों आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसी सेटअप के साथ नरेटर हमें पास्ट में ले जाता है और असली द स्कारलेट लेटर की कहानी यहां से शुरू होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम सीधे चलते हैं इस मास्टरपीस के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, इस बुक की एक डिटेल्ड प्लॉट समरी पर। जैसा कि हमने देखा, द कस्टम हाउस के बाद नरेटर हमें सीधे 17th सेंचुरी के बॉस्टन में ले जाता है। स्टोरी का फ्लो इतना जबरदस्त है कि इसे हम 3 स्कैफोल्ड सीन्स, यानी उस ऊंचे प्लेटफॉर्म के आसपास घूमती हुई कहानी की तरह समझ सकते हैं। द फर्स्ट स्कैफोल्ड सीन, कहानी की शुरुआत होती है बॉस्टन के बीचों बीच एक प्रिजन के बाहरी दरवाजे से। एक जवान, बहुत ही खूबसूरत और प्राउड औरत बाहर आती है। इसका नाम है हेस्टर प्रीन। उसके हाथों में छोटी सी बच्ची है जिसका नाम उसने पर्ल रखा है। हेस्टर प्रीन की ड्रेस पर बिल्कुल उसके चेस्ट पर एक बहुत ही ब्राइटली एम्ब्रॉयडर्ड रेड कलर का कैपिटल लेटर ए लगा हुआ है, जिसे उसने खुद गोल्डन थ्रेड से सजाया है। प्योरिटन सोसाइटी की नजर में हेस्टर प्रीन ने एक बहुत बड़ा पाप किया है, एडल्टरी का, यानी शादीशुदा होते हुए किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना। और ये लेटर ए उसी एडल्ट्री का सिंबल है। एक सजा के तौर पर हेस्टर प्रीन को टाउन के मार्केट में एक ऊंचे वुडन स्कैफोल्ड पर खड़ा किया जाता है ताकि पूरी सोसाइटी उसको देखकर ताने मारे और उसको ह्यूमिलेट करे। जब हेस्टर प्रीन उस स्कैफोल्ड पर खड़ी होती है तो उसकी नजर क्राउड में दो अलग अलग लोगों पर पड़ती है। एक तरफ है टाउन का सबसे बिलव्ड, यंग और प्योर माना जाने वाला रिलीजियस मिनिस्टर आर्थर डिम्सडेल, और दूसरी तरफ भीड़ के बिल्कुल किनारे पर एक अजनबी खड़ा है जिसकी एक शोल्डर थोड़ी सी झुकी हुई है। ये अजनबी और कोई नहीं बल्कि हेस्टर प्रीन का एल्डरली हस्बैंड है, जो सालों से समुंदर में खो गया था। उसका नाम है रॉजर चिलिंगवर्थ। मैजिस्ट्रेट्स और खुद आर्थर डिम्सडेल पब्लिक में हेस्टर प्रीन से फोर्स करते हैं कि वो अपने उस सीक्रेट लवर का नाम बताए जो इस पाप में उसके साथ शामिल था। लेकिन हेस्टर प्रीन साफ इनकार कर देती है। वो अकेले ही सारी सजा भुगतने के लिए तैयार है। रॉजर चिलिंगवर्थ चुपचाप जेल में हेस्टर प्रीन से मिलने आता है और कसम खाता है कि वो इस सीक्रेट लवर का पता लगाएगा और उसकी जिंदगी नर्क बना देगा। अब सालों बीत जाते हैं। हेस्टर प्रीन और उसकी बेटी पर्ल बॉस्टन के आउटस्कर्ट्स पर एक छोटी सी आइसोलेटेड झोपड़ी में रहते हैं।
हेस्टर प्रीन बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती है और गरीबों की मदद करती है, जिसकी वजह से सोसाइटी में धीरे धीरे लोग उसकी रेस्पेक्ट करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आर्थर डिम्सडेल का हाल बहुत बुरा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वही सीक्रेट लवर था। सोसाइटी की नजर में वो एक देवता समान आदमी है, पर अंदर ही अंदर गिल्ट और हिपोक्रेसी उसको खा लेती है। वो फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से बीमार पड़ने लगता है। रॉजर चिलिंगवर्थ को आर्थर डिम्सडेल पर शक हो जाता है। वो अपनी पहचान छुपाकर एक मेडिकल डॉक्टर बन चुका है और वो आर्थर डिम्सडेल के घर में उसके केयर टेकर के रूप में रहने लगता है। यहाँ से शुरू होता है माइंड गेम्स का एक लंबा दौर। रॉजर चिलिंगवर्थ एक लीच यानी खून चूसने वाले कीड़े की तरह आर्थर डिम्सडेल के माइंड के साथ खेलता है और उसके गिल्ट को टॉर्चर में बदल देता है। एक रात इस इंटरनल टॉर्चर से परेशान होकर आर्थर डिम्सडेल उसी स्कैफोल्ड पर जाता है जहां सालों पहले हेस्टर प्रीन खड़ी हुई थी। वहां अचानक हेस्टर प्रीन और पर्ल भी आ जाते हैं। तीनों अंधेरे में एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं। तभी आसमान में एक शूटिंग स्टार एक बड़ा सा रेड ए निशान बनाता है। आर्थर डिम्सडेल इसे अपने पाप का डिवाइन साइन मानता है। पर्ल उससे कहती है कि क्या कल दिन के उजाले में भी तुम हमारे साथ यहाँ खड़े रहोगे, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती और अंधेरे में खड़ा हुआ रॉजर चिलिंगवर्थ उन सबको देख रहा होता है। जब हेस्टर प्रीन देखती है कि आर्थर डिम्सडेल मरने की हालत में आ गया है, तो वो उसे बचाने की ठानती है। दोनों चुपके से जंगल में यानी फॉरेस्ट में मिलते हैं। वहां स्ट्रिक्टली सोसाइटी के रूल से दूर वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक शिप में बैठकर चुपचाप यूरोप भाग जाएंगे और एक नई फैमिली बनकर वहां नॉर्मल लाइफ जिएंगे। इस होप की वजह से आर्थर डिम्सडेल में अचानक से एक नई जान आ जाती है। लेकिन इनका ये एस्केप प्लान डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि रॉजर चिलिंगवर्थ को इस प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो भी उसी शिप पर यूरोप जाने के लिए अपनी टिकट बुक करा लेता है। इलेक्शन डे के मौके पर जब टाउन के सभी लोग इकट्ठा होते हैं, आर्थर डिम्सडेल अपनी लाइफ की सबसे पावरफुल और ब्रिलियंट स्पीच यानी कि sermon देता है। उस स्पीच के बाद उसको रियलाइज होता है कि भागना उसके पाप का सोल्यूशन नहीं है और उसकी मौत अब बहुत करीब है। वो भरी भीड़ के सामने चलकर सीधे उसी स्कैफोल्ड की तरफ जाता है। वो हेस्टर प्रीन और पर्ल को अपने पास बुलाता है। पूरे बॉस्टन टाउन के सामने आर्थर डिम्सडेल अपना कपड़ा फाड़कर अपनी चेस्ट पर बना एक जख्म दिखाता है जो बिल्कुल रेड लेटर ए की तरह लगता है। वो पब्लिकली अपना गुनाह कबूल करता है। इस कन्फेशन के साथ ही रॉजर चिलिंगवर्थ का रिवेंज का प्लान हमेशा के लिए टूट जाता है क्योंकि अब कोई सीक्रेट बचा ही नहीं था जिसके दम पर वो उसको टॉर्चर कर सके। मरते हुए आर्थर डिम्सडेल स्कैफोल्ड पर ही गिर जाता है और पर्ल, जो अब तक एक वाइल्ड और अजीब बच्ची थी, अपने रोते हुए बाप को किस करती है। इस किस से पर्ल फाइनली अपने वाइल्ड नेचर से आजाद होकर एक नॉर्मल ह्यूमन फैमिली और इमोशंस का हिस्सा बन जाती है। इस डीपली ट्रैजिक बट पावरफुल कन्फेशन के साथ नॉवल का क्लाइमेक्स कंप्लीट होता है। तो ये थी द स्कारलेट लेटर की पूरी कहानी। कहानी के इस रोमांचक सफर और प्लॉट समरी के बाद अब वक्त है इस नॉवल के सबसे बड़ी ताकत को समझने का, और वो है इसके कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और उनके पीछे छुपी हुई डीप साइकोलॉजी। जैसे जैसे मैं हर कैरेक्टर को ब्रेक डाउन करूंगा, आप नोटिस करेंगे कि कैसे नैथलीन हॉथॉर्न ने उन्हें सिर्फ इंसान नहीं बल्कि ह्यूमन माइंड के अलग अलग हिस्सों के रूप में डिजाइन किया है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी प्रोटैगनिस्ट हेस्टर प्रीन की। उसको सिर्फ एक बेचारी विक्टिम मत समझिए। साइकोलॉजिकल टर्म्स में वो फ्रॉइडियन ईगो को रिप्रेजेंट करती है जो सोसाइटी और अपने बेसिक इंस्टिंक्ट के बीच बैलेंस बनाती है। वो हार्ट यानी दिल और आर्ट यानी कि कला का सिंबल है। प्योरिटन सोसाइटी की स्ट्रिक्टनेस और ड्रैब एनवायरनमेंट के बावजूद उसकी ब्राइट एम्ब्रॉयडरी सोसाइटी में थोड़ी सी ब्यूटी लेकर आती है। सबसे जरूरी बात, टाइम के साथ उसने उस पनिशमेंट को अपनी ताकत बना लिया। आगे चलकर वो लेटर ए एडल्ट्री की जगह एबल यानी कि काबिलियत का सिंबल बन जाता है क्योंकि वो हमेशा गरीबों और बीमारों की मदद करती रहती है। मॉडर्न स्कॉलर्स उसको एक प्रोटो फेमिनिस्ट आइकन मानते हैं जो सोसाइटी के पेट्रियार्कल यानी कि मेल डोमिनेटेड रूल्स को ओपनली तो नहीं पर लेकिन अपने मेंटल इंडिपेंडेंस और अपने कर्मों यानी कि अपने एक्ट से चैलेंज करती है। दूसरी तरफ है आर्थर डिम्सडेल। ये कैरेक्टर फ्रॉइडियन सुपर ईगो यानी कि हमारे अंदर के उस हिस्से को दर्शाता है जो हमेशा परफेक्शन और स्ट्रिक्ट रूल्स चाहता है। आर्थर डिम्सडेल सोल या फिर आत्मा का प्रतीक है। वो सोसाइटी के स्ट्रिक्ट रूल्स और अपने खुद के इमोशंस के बीच बुरी तरह फंसा हुआ है।
हेस्टर प्रीन की तरह उसने अपनी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं की है। इस हिपोक्रेसी और रिप्रेस्ड गिल्ट की वजह से उसको साइकोसमैटिक इलनेस हो जाती है, यानी उसका माइंड उसकी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगता है और वो खुद को सीक्रेट में सजा देने लगता है। अब चलते हैं नॉवेल के सबसे डार्क कैरेक्टर पर, रॉजर चिलिंगवर्थ। ये कैरेक्टर माइंड या कोल्ड इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कोई एम्पैथी या फिर इंसानियत नहीं बची हुई है। वो रिवेंज यानी बदले का एक जीता जागता पैथोलॉजिकल केस है। आप नोटिस करेंगे कि टाइम के साथ उसकी फिजिकल बॉडी अजीब तरीके से डिफॉर्म हो जाती है। उसके एक शोल्डर यानी कंधा ज्यादा झुकने लगता है। ये डिफॉर्मिटी उसकी रूह में होते हुए मॉरल डिके का एक्सटर्नल प्रूफ है। नैथलीन हॉथॉर्न उसको क्लियरली शैतानी यानी डेमोनिक फोर्सेस से कंपेयर करते हैं, क्योंकि वो रिवेंज की आग में खुद की आत्मा को भी जला रहा होता है। और आखिर में पर्ल, हेस्टर प्रीन की बेटी पर्ल असल में उस पनिशमेंट वाले स्कारलेट लेटर ए का एक लिविंग ब्रीदिंग वर्जन है। साइकोलॉजी के हिसाब से वो फ्रॉइडन इड को दर्शाती है, यानी वाइल्ड, बेसिक और नेचुरल इंस्टिंक्ट्स जो सोसाइटी के किसी भी रूल को नहीं मानते। वो ऑर्गेनिक वर्ल्ड से डीपली जुड़ी है, तभी उसे वाइल्ड एनिमल या फिर नेचर से डर नहीं लगता। स्टोरी में वो बिल्कुल इरेटिक और अजीब बिहेव करती है। क्लाइमेक्स में अर्थर डिम्सडेल के पब्लिक कन्फेशन और किस के बाद ही वर्ल्ड में नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस आते हैं और वो पूरी तरीके से ह्यूमनाइज होती है। कैरेक्टर्स की साइकोलॉजिकल डीप डाइव के बाद चलिए फटाफट से हमारे थीम्स और सिंबल्स को भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा और नोटिसेबल थीम है द ऑर्गेनिक वर्सेस द मैकेनिकल का। एक तरफ है प्योरिटन बॉस्टन की रिजिड सोसाइटी, जैसे आयरन और लकड़ी से बनी एक पीनल मशीन यानी सजा देने वाली मशीन की तरह दिखाया गया है। वहां सब कुछ आर्टिफिशियल और रेस्ट्रिक्टेड है। दूसरी तरफ है शहर के बाहर का डार्क अनटेम्ड फॉरेस्ट। जंगल एक ऐसी ऑर्गेनिक जगह है जहां सोसाइटी और मैजिस्ट्रेट्स के लॉ काम नहीं करते। वही एकमात्र ऐसी जगह है जहां हेस्टर प्रीन फ्रीली सांस ले सकती है और बिना डरे अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करती है। एक और बहुत ब्रिलियंट विजुअल सिंबल जो नैथनील हॉथॉर्न यूज करते हैं वो है कियारोस्कूरो, यानी लाइट और डार्क, रोशनी और अंधेरे का ड्रामेटिक खेल। इस टेक्स्ट में सनलाइट, ट्रुथ, खुशी और नेचर के अप्रूवल का सिंबल है। जब हेस्टर प्रीन सीने पर वो लेटर पहने रखती है तो जंगल की धूप उसे दूर भगाती है, पर जैसे ही वो एक सीन में उस लेटर को निकाल कर फेंक देती है, धूप अचानक उस पर आकर पड़ती है। वहीं क्योंकि अर्थर डिम्सडेल अपना सच छुपा रहा है, वो हमेशा शैडो यानी कि अंधेरे में रहना चाहता है और अपना कन्फेशन मिडनाइट में अधूरे ढंग से करता है। तो दोस्तों, इस डिटेल्ड एनालिसिस के बाद हम आते हैं अपने सफर के आखिरी हिस्से में। द स्कारलेट लेटर सिर्फ एक हिस्टोरिकल ड्रामा या फिर शेमिंग की कहानी नहीं है। नैथनील हॉथॉर्न ने उस हार्श 17th सेंचुरी प्योरिटन सेटिंग को एक कैनवास की तरह यूज किया है, ताकि वो ह्यूमन हार्ट के सबसे डार्क, सबसे कॉम्प्लेक्स इमोशंस, गिल्ट, रिवेंज, हिपोक्रेसी और आइसोलेशन को डीपली डाइसेक्ट कर सके। ये मास्टरपीस अमेरिकन रेनेसां लिटरेरी मूवमेंट का एक फाउंडेशनल पिलर है। इसने पहली बार दिखाया कि एक अमेरिकन स्टोरी कितनी साइकोलॉजिकली रिच और डार्क हो सकती है, चाहे आप डीएच लॉरेंस की तरह इस नॉवल में छुपी हुई एक डेंजरस सबवर्सिव वायलेंस को देखें या मॉडर्न फेमिनिज्म की नजर से हेस्टर प्रीन को एक ऐसी औरत के रूप में देखें जिसने ऑप्रेसिव अथॉरिटी के सिंबल्स का मीनिंग ही बदल कर रख दिया। ये टेक्स्ट हर रीडिंग में एक नया मीनिंग देता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको द स्कारलेट लेटर उतनी गहराई से समझ आ गई होगी जितना कि एक एक्सपर्ट रीडर उसको पढ़कर समझ सकता है। अगर आपको ये डिटेल्ड और साइकोलॉजिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।